ऑर्बिटल थ्योरी उन्मूलिकन के द्वारा दी गई थी। अब देखिए बंद कोटि, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बंद कोटि हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि बंद कोटि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो पहली बात ये है कि बंद कोटि हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या फायदा होने वाला है। देखिए जो बंद कोटि होती है उससे हमें क्या पता चलता है कि कोई अणु है हमारे पास, कोई अणु है हमारे पास, तो उस अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमारा N2 एक अणु है और ये अणु जो होता है दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब इन दो परमाणु के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, जो भी बॉन्ड होंगे उसे पता करने के लिए हम बंद कोटि का यूज करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बंद कोटि जितनी आएगी, मान लीजिए कि हमारा बंद कोटि एक आ गई तो हमारा इसका मतलब हो जाएगा कि अणु के जो परमाणु है उनके बीच में जो बंद होंगे वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर मान लीजिए कि परमाणु के बीच में इसका जो बंद कोटि है वो दो आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर परमाणु के बीच मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 आ गया तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये तो बात हो गई कि बॉन्ड ऑर्डर जितना आएगा उतना बॉन्ड जो होगा उस अणु के परमाणु के बीच में बनेगा। दूसरी बात हमारी ये होती है क्या इसका और उपयोग है। पहला उपयोग तो हो गया कि हम पता कर लेते हैं कोई अणु है उसके परमाणु के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे ये पता कर लेते हैं। अगली बात होती है कि हम स्थायित्व पता करते हैं अणु का। तो हमारे पास जो कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का स्थायित्व पता करना है, स्टेबिलिटी पता करनी है कि वो अणु स्थायी होगा या स्थायी नहीं होगा, या फिर हम ये पता करें कोई अणु संभव है या नहीं, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल है, संभव है भी अणु या नहीं अणु है, इसका हम पता करते हैं बंद कोटि से। अगर किसी अणु के लिए बंद कोटि की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि वह अणु एग्जिस्ट ही नहीं करता, वह अणु है ही नहीं, तो वो अणु संभव नहीं है ये पता कर लेते हैं। संभव है या नहीं ये पता कर लेते हैं, अणु संभव है या नहीं ये पता कर लेते हैं। अब तीसरी बात हमारी क्या होती है कि स्थायित्व का पता कर लेते हैं, कोई अणु कितना स्थायी है। अगर कोई अणु एग्जिस्ट करता भी है तो वह अणु, कोई अणु एग्जिस्ट करता है और तो वह अणु कितना स्थायी होगा इसका पता कर लेते हैं हम बंद कोटि के माध्यम से। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये फार्मूला हो गया आपका बंद कोटि ज्ञात करने का फार्मूला, कि अगर हमारे लिए बंद कोटि निकालना है या बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमारे लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखिए हमारे लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे कि हम एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मॉलिक्यूल का बनाएंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनमें स्टार नहीं लगा है हम उनके लिए काउंट करेंगे और जिनमें स्टार लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग के रूप में काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे लिए निकालना है मान लीजिए कि N2 का, यानी कि नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों का परमाणु मिला क्रमांक अगर मिला लें तो हमारा 14 हो जाएगा। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2p by 2 pi 2p by 2 और सिग्मा 2p x2। अब स्टूडेंट्स हम इसका बीओ यानी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे हम निकालेंगे, फार्मूला तो हमारा वही है कि BO इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देख लो या बॉन्डिंग देख लो, दो में से एंटी बॉन्डिंग वो होंगे जिन अणु कक्षकों पर स्टार नहीं है। देखो स्टार नहीं है यहाँ पर, आगे जाओ स्टार नहीं है यहाँ पर, आगे जाओ देखो इस पूरी लाइन पे स्टार नहीं है, तो ये हमारे हो जाएंगे
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखना है, 10 रख लिए। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2 और 2 4, माइनस कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो ये बचेगा हमारा 6, 6 से 2 के लिए डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए 6 के लिए 3, यानी कि 3 निकल के आया। अब देखो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया है 3, और जब बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आ गया है, इसका मतलब है कि जो N2 है में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, इसके दो परमाणु नाइट्रोजन नाइट्रोजन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये हमारे लिए बॉन्ड ऑर्डर से पता चल गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर की स्पेशलिटी थी, ये पहला हमारा यूज हमने इसको प्रूव करके दिखाया है। इसी तरह से देखो, जब आप ऑक्सीजन का बनाओगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। हाइड्रोजन का बनाओगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इसका बॉन्ड ऑर्डर एक निकल के आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 2 निकल के आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर एक निकल के आएगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड निकल के आएगा। अभी तक हमने सीखा कि बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे कैसे। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे लिए कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो जिससे कि हम बॉन्ड ऑर्डर तुरंत निकाल लें, तो उसके लिए हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। आप उसके लिए देखें किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। देखिए, अगर स्पीशीज के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, स्पीशीज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा एक। मैं इसके लिए ऐसे लिखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 11 अगर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अगर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है तो हमारे पास ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर 13 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है तो इसके पास हो जाएगा 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज मिल गया तो आपके लिए मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर 3। और इसके बाद मान लीजिए कि आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज मिल गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसी क्रम से आपका घटेगा जिस तरीके से बढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए 16 हो जाता है तो आपका 2, और ऐसे ही 17 हो जाता है तो इसका मतलब 1.5, तो और 18 हो जाता है तो मान लीजिए कि 1। अब कुछ इस तरीके से गया है आपका एक ग्राफ, इस तरीके से पहुंचेगा, देखो कुछ ऐसे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए। तो यहाँ से 10 संख्या मान लो, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, और ये गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन पे। जब इसको ऐसी तरह से नीचे की तरफ उतरते हुए चले आ रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ज्यादा नहीं उतरना। अब ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हमारा 16 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा हमारा 17 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरह से घटना है आपके लिए। अगर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन है हो जाएगा 1.5। इसके बाद हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 13 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, सबसे ज्यादा। आप नीचे की तरफ बढ़ते हुए अब यहाँ से देखो, अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा मान लीजिए 2। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। देखो ऐसे घटते हुए, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे और फिर ऐसे घटते हुए वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि स्थायित्व के बारे में, कि स्थायित्व और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन होता है। देखिए, स्थायित्व प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे अणु का स्थायित्व या स्पीशीज का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अब जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न है हमारा, जिसमें है N2O2 N2- और O2 2 नेगेटिव चार्ज में स्थायित्व का क्रम में देखना है कि कौन सा ज्यादा स्थायी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, N2 है हमारे पास, O2 है हमारे पास, N2 नेगेटिव है और O2 डबल नेगेटिव है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। जैसे कि N2 का हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, N2 के पास हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 7 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और देखो ऑक्सीजन के कितना है, 8 8 16, तो इसके पास हमारे पास इसके पास है 16 इलेक्ट्रॉन। इसके पास हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 7 14 और एक वो तो हो गए आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 16 तो है ही ऑलरेडी, 16 17 18, तो इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है,
ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज वाले का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लगा देते हैं यहाँ पे। और 15 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज वाले का कितना होता है, तो ये होता है 2.5, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज वाले का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके साइटोग्राम सबसे कम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जिसका है उसको देखते हैं। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है आपका O2 डबल नेगेटिव का, O2 डबल नेगेटिव का। इसका मतलब ये सबसे कम स्थायी है। इससे ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो इससे ज्यादा स्थायी होगा इससे थोड़ा ज्यादा होने वाला, तो हमारा ये 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हो जाएगी इनकी O2। ये हम बॉन्ड ऑर्डर देखते जा रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्थायित्व भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2.5, तो इसका मतलब इससे ज्यादा स्थायी हो जाएगा N2 नेगेटिव, और इससे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है यानी कि N2 का। तो यहाँ से देख लीजिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, और इसका बॉन्ड ऑर्डर था होगा आपका 3, यानी कि इसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम वो सबसे कम स्थायी, और जो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्थायी है। चलिए अब जान लेते हैं कि बंध लंबाई और बंध कोटि में क्या संबंध होता है। तो ये देखो संबंध होता है, बंध लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन, मतलब ये होता है बंध कोटि की। तो इसका मतलब है कि बंध कोटि जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बंध लंबाई घटेगी। चलिए हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि N2 और यहाँ पे दे रखा है O2, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, तो ये है आपकी 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज। तो जरा यहाँ पर देख लीजिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा, देखो 16 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर है आपका 2, तो 2 है। तो आपको पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लंबाई क्या होगी, कम है। तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। ऑक्सीजन का बॉन्ड जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो इसकी तुलना में कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब इसके लिए देख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो O2 की ज्यादा होगी।